दोस्तों नमस्कार। हम लोगों ने दो वीडियो जो क्रिएट किया था उसमें एक तो था संथाल विद्रोह के विषय में और दूसरा था मुंडा विद्रोह या बिरसा मुंडा विद्रोह के विषय में हम लोगों ने ये पढ़ा था और इसके सभी पहलुओं को ध्यान से पढ़ा, जिसमें कारण परिणाम और इससे क्या महत्व हुए उन सब का अध्ययन किया। अब हम लोग NCERT की जो कक्षा 8 की जो यह इतिहास की पुस्तक है उससे हम लोग देखेंगे और जब हम लोग मेंस राइटिंग करेंगे तो इसके कुछ इनपुट्स जो है हम लोग लेंगे और लिखने के तौर तरीके किस प्रकार से हम इसका NCERT की जो भाषा सटीकता है उसका अवलोकन करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य है कि पूरी समग्रता के साथ आदिवासी या जनजातीय आंदोलन जो हुए हैं उसको एक वीडियो में ही देखना और इससे संबंधित जो भी अगर प्रश्न आएंगे जो कि अगर स्पेसिफिक संथाल विद्रोह या मुंडा विद्रोह से न आकर के पूरे जनजातीय विद्रोह के बारे में आए तो भी हम लोग को इससे सहायता मिलेगी। तो इस उद्देश्य से हम लोग इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ये जो पाठ है ये कौन सा है। अध्याय का नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। लिखा है कि 1895 में बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास जो है चमत्कारी शक्तियां हैं, वो सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं यानी कि जो बाहरी लोग हैं दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। ठीक है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी यानी कि संथाल और उरांव भी इसमें शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म जो है वो छिन्न भिन्न हो रहा था। देखिए NCERT की खासियत यही होती है कि कुछ भी सीधे तौर पर नहीं लिखी जाती है, उसमें संकेत के रूप में आपको दिखाए जाते हैं और आपका यह कर्तव्य होता है कि आप किस प्रकार से इसे समेटते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आपसे कारण पूछा जाए कि कौन कौन से कारण जनजातीय आंदोलन के, तो इसमें सारी बातें दी गई है, इस लाइन में ही सारी बातें दी गई है। ठीक है कि उनकी जो परिचित जीवन पद्धति थी वो परिचित जीवन पद्धति वो नष्ट हो रही थी, धर्म पर संकट था, तो ये सभी बातें इसमें लिखी गई है, बशर्ते आपको समझना है। आगे है कि बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था। जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे, उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था, अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। ठीक है। और यही प्रश्न है जो हमारे जो BPSC जो मेंस परीक्षा होती है वो पेपर 1 में वो हमसे पूछे जाते हैं। तो पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। ये क्या थे कि एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। क्या समझे कि आदिवासियों में भी आर्थिक और सामाजिक फर्क था। ये देखते हैं कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। ठीक है। तो कौन सी गतिविधियां थी? कुछ झूम खेती करते थे, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित है। वे केवल
इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। अब दिया हुआ है, इसमें से कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ये खासकर चूँकि बच्चों के लिए पुस्तक लिखी गई है, तो कुछ बात तो जो आपको पहले से पता होगा। प्रति साल महुआ, ये क्या है? तो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, ताकि उनकी मिट्टी जो है उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, तो प्रति, इसे बोलते हैं कि प्रति छोड़ देना। साल और महुआ जानते हैं कि जैसा कि साल और महुआ क्या था कि एक पेड़ होते थे, और महुआ जानते हैं कि एक फूल जिसे खाया जाता था और शराब बनाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। आज भी इसका इस्तेमाल ऐसा होता है इनका कारणों से। अब हम देखते हैं कि कुछ शिकारी और संग्राहक थे, ठीक है। तो बहुत सारे इलाकों में, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि झूम खेती करते थे, तो कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत से सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो भी हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों में मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगर को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए क्या है कि कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी, तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे, ठीक है। तो आप देखें, एक जो चित्र दिया गया यहाँ पर कि किस प्रकार से आदिवासी महिलाएं हैं और ये जो इनका काम होता था कि चीज़ें इकट्ठा करना, और वे चीज़ें जो खाद्य पदार्थ होते थे जिनसे उपचार होता था, और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें थे जिसको वो लोग इकट्ठा करते थे। तो ये चित्र जो है काफ़ी कुछ बयां करती है। और इसमें देखिए क्या है कि डोंगरिया कंध कबीले की औरतें पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही है। इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाती थी। पत्तलें आप समझ रहे हैं कि पत्तल जिस पर खाया जाता है, तो वो पत्तलें बनाई जाती है। और इसमें देख लीजिए कि जनजातियों को दिखाया गया है, किन किन भारत के किन किन स्थानों पर कौन कौन सी जनजाति रहती है, ठीक है। तो ये दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, इसमें संथाल, मुंडा, उरांव, ठीक है, ये सभी यहाँ पर इन क्षेत्रों में रहते थे। और भी जनजातियाँ जैसे कि नागा, खासी, रियांग, खासी यहाँ भी रहती थी जनजातियाँ। फिर उसके बाद हजंग, ये सभी जनजातियाँ हैं। यहाँ पर गड्डी, वन, गुर्जर, भोटिया, सहारिया, भील, वान, गुज्जर्स, राठवा, बंजारा, देख लीजिए महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कोया, बंजारा, गोंड, ठीक है, माला, इरुलर, ये जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मालाबार के क्षेत्र में, तो ये था। इसके बाद है कि पराजा, बोंडा, कंढा, कोया, सौरा, खोंड, ये सभी उड़ीसा के क्षेत्र में जो है पाई जाने वाली जनजातियाँ थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ में हम लोग देखते हैं बैगाज, माड़िया, गोंड, ये सभी। तो इस प्रकार से भारत के लगभग अगर कहें तो सभी भागों में ये जनजातियाँ जो है पाई जाती थी जहाँ पर जंगल की बहुलता होती थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे। फिर कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चलाया जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था, तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे, माने खेतिहर मजदूर। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत से सारे समुदाय थे, जैसे कि मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। समझ रहे हैं कि हम लोग क्या है कि हम लोग को लगता है, जो खास करके जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन लोगों को लगता है कि जो आदिवासी होते हैं, पिछड़े होते हैं, उनमें आत्मसम्मान की कमी होती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बैगा जो है वो उनके लिए मजदूरी करना जो है वो अपमान की बात थी। वो जंगल की संतान अपने आप को मानते थे और जंगल से ही जो कुछ प्राप्त होता था वे उस पर पूरी तरह से निर्भर होते थे, ठीक है, चाहे कभी कभी भूखों न मरना क्यों पड़े। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज जो होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ खाद्य संग्राहक भी थे, शिकारी भी थे, ठीक है।
और कुछ जानवर भी पालते थे। तो बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रिवड़ या समूह लेकर के यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में जो रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गरड़िए थे और कश्मीर के बक्कड़वाल बकरियाँ पालते थे। अगले साल इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक में उसको मतलब दिया गया है कि जो 9वीं कक्षा है उसमें जो विस्तार से पढ़ना है। तो खैर ये बातें हम लोग के लिए उतनी संगतपूर्ण नहीं है। तो खैर तो बकरी के जो बकड़वाल कश्मीर के जो बकड़वाल होते थे वो बकरियाँ पालते थे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे आदिवासी थे जो जानवर भी पालते थे। तो ये क्या है इसे हम देखते हैं। शिकार के वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोग की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जो घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की ज़िंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों में बंटवारे से चलती है। ब्रिटिश मानव विज्ञानी बेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारों को समझा जा सकता है। ठीक है, तो एल्विन क्या लिखते हैं? लिखा है कि चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे ठूठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागों, इमली और मशरूम यानी कि कुरमुत्ता आदि फल बीनकर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। ठीक है, क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पाद की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। तो ये बेरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा 1939 में लिखा एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोंड्स, बेरियर एल्विन पेपर्स, नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय में जो रखी गई है उस पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए कि ईंधन की लकड़ी ले आती एक संथाल लड़की है। ठीक है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओं के साथ जंगल में जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक शब्द दिया है यहाँ पर बेवड़। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला जो है यह शब्द है बेवड़। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, कुछ स्थानांतरित कृषि करते थे। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कि कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। तो देखते हैं इसे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीलों की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके जो है अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। और यही कारण था कि वे संथालों को और गोंडों को क्या है कि वो सब थोड़ा सा शब्द मान लेते थे क्योंकि वो लोग अस्थायी रहते थे। ठीक है, तो यही होता है कि अपनी संस्कृति के चश्मे से सभी की संस्कृति को देखना और अपने को उच्चतर मानना और दूसरे को निम्नतर मानना, यही था।
तो आगे देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। यही तो मुख्य बात है जो हम लोग को समझना है कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, और यही जो असर पड़ा है यही तो कारण था आंदोलन होने का। तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। ठीक है, आइए देखते हैं ये बदलाव थे क्या। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, ठीक है, जो आदिवासी के जो हेड थे उसका क्या हुआ। तो अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासी के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गाँवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय जो शक्तियाँ हैं वो छिन गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। ठीक है, अब ये देखते हैं, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एक जो चित्र दिखाया गया है, ये क्या है कि पूर्वोत्तर के निसी आदिवासी के एक गांव में लट्ठों से बना हुआ घर है। किस प्रकार से ये लोग घर बनाते थे ये देखिए। और लिखा है कि जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक का घर बना तो बाकी लोग सहायता करते थे, इस प्रकार से ऐसा नहीं था कि अपना अपना घर जो है बनाना है और बाकी लोग उसमें बिल्कुल हेल्प नहीं करते थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। ये तो हुआ मुखियाओं का, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, और यहाँ दिया है घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। और कारण क्या थे उसे हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ जो है कुछ नियम जो है वो लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं, अध्याय मैंने ऊपर पढ़ा गया है कि अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हल से खेती करना आसान नहीं होगा, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पा रहे थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। ये देखिए, ये गुजरात के एक जंगल की खेती करते भील औरतें हैं। ठीक है, घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन साफ की जा रही है। ठीक है, ये देखिए, तो इस प्रकार से। और यहाँ दिया गया है कि आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करती जो है ये जो आदिवासी है, किस प्रकार से धान के खेत में काम करते लोग हैं। और समतल मैदानों और जंगलों में धान खेती के बीच को फर्क को आप एकदम समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि वन कानून और जो उनके प्रभाव थे उसे हम लोग देखते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी जो है ये भारी असर पड़ा। ठीक है, भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ियां पैदा होती थी। इन जंगलों में लोग को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशु का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन जो है दूसरे इलाके में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स यानी कि पटरी जो बोलते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है कि लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिस पर रेल पटरियाँ बिछाई जाती थी उसे स्लीपर कहा जाता है। ठीक है, तो रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की जो देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। ठीक है, स्रोत इसमें दिया गया है। कौन सा स्रोत है, ये लिखा है कि वेरियर एल्बिन एवं सामराव हिवाले सॉन्ग्स ऑफ द मैकल
ये जो यहाँ से लिया गया है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। 1930 के दशक में बैरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया, लेकिन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोकप्रिय संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई थी कि अंग्रेज के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहा था। ठीक है, तो ये गीत को हम लोग भी देखते हैं। क्या लिखा है कि अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल, ज़मींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचे में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, बैलों को बेच कर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से, अंग्रेज़ों के इस देश में जीना है कितना है मुश्किल। देखिए कितनी दुखद बात है जो बयां करते हैं बैगा जनजाति के लोग, और ये जो है एल्विन के पुस्तक से ली गई है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना जीवन इनका कठिन था और इनके लिए कर देना कितना मुश्किल था। बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया, उन्होंने नए नियम का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में भी 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। ठीक है, व्यापार की समस्या देखें तो 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारतीय जो उत्पाद उसका निर्यात काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले जो संथाल थे वो रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंट को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोष के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को वर्तमान या गया भेज दिया जाता था, जहां इन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। एक देखिए यहाँ जो महिला है किस प्रकार से अपने बच्चे को पीठ पर रखी हुई है, चटाई बुनती। एक हाजांग औरत के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक नहीं सीमित था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। माफ कीजिए, ये संथाल नहीं बल्कि हाजांग महिला थी, हाजांग आदिवासी से संबंधित महिला थी। तो किस प्रकार से ये घरेलू दायित्व निभाती थी और ये क्या बोलते थे, व्यावसायिक कार्यों में भी निपुणता हासिल की थी। और ये ऐसा नहीं था कि घर में ही ऐसा करना पड़ता था, जब बाहर जब कारखानों में भी काम करना देती अपने बच्चे को लेकर के जाती थी। ठीक है, तो चुनौतीपूर्ण आज का ही समय नहीं है बल्कि तब का भी समय था। कितना चुनौतीपूर्ण ये देखिए। और यहाँ पर जो है गोदारा औरतें बुनाई करते हुए जनजाति है, जो ये बुनाई करती हुई महिलाएं हैं, देख किस तरह से बुनाई होती थी। ये देखिए बिहार के कोयला खनिक 1948 में जो है ये पिक्चर है। 1920 के दशक में बिहार के झड़िया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था बल्कि यह खतरनाक था, वो अक्सर सचमुच जान ले लेता था। ठीक है, 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। ठीक है, तो काम की तलाश देखें तो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी ख़राब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारी के मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। ठीक है, नज़दीक से देखने पर पता चलता है कि 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों और महाजन द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा के विषय में। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य हुआ। उनके जो पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहुंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए
विद्रोहों की कहानी सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदायों के सरदारों यानी कि मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई यानी कि मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उनका अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरी के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस कर सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। वो अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग यानी सतयुग की चर्चा कर रहे थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ व बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार भी अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। आप देखिए कि एक गीत यहाँ पर दिया है, लहू लुहान मेरे कंधे। मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट हैं, जैसा कि हमने ऊपर बैगा जनजाति के गानों को पढ़ा तो लिखा है कि हाय कोल्हू के बैल की तरह मैं, लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, बरबराता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय यही है मेरी हालत, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। ये जो के.एस. सिंह है, इन्होंने बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट में लिखा है पृष्ठ संख्या 12 में। तो इस कविता से हमें क्या है, इस गीत से हमें किस प्रकार से कष्ट जो देखने को मिलता है मुंडाओं में वह स्पष्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यह क्या था कि यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडा की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी कि अब देखिए दीकू और यूरोपियों को रावणों की संज्ञा उन्होंने दी, तो रावणों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला कि इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी भी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने ये पूरा अध्याय किया। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे दोबारा पढ़ें। ठीक है, और पढ़ने के बाद जब आप लिखेंगे तो इसमें से कई सारे इनपुट्स जो आपको दिखाई देंगे जो आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अध्याय में जो जनजातीय आंदोलन से अलग होगा। हम लोग भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।